हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज सुनील। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसका आज पूरा MCQ रिव्यू करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो देखिए, अगर आप स्टेट PCS का एस्पिरेंट हो या UPSC का एस्पिरेंट हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और आप खुद ही ये वीडियो को देखने के बाद बोलना कि आपको कितना इसमें से फ़ायदा हुआ। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाई। इंडिया में जो कैबिनेट मिशन आया था उसको हेड कौन किया था? तो देखिए, जो स्टैफर्ड क्रिप्स है, अलेक्जेंडर जी है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, ये तीनों इसके मेंबर थे। तो इसको जो हेड था यानी कि जो चेयरमैन थे वो इसका लॉरेंस थे। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये असिस्टेंट ग्रेड में 1992 में आया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड बाई। जो हमारा संविधान वो हमारा कब अडोप्ट किया गया था? तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू ये हमारा अडोप्ट किया गया था। तो मैं आपको डेट बता दूं, 26 नवंबर 1949 को ये हमारा अडोप्ट हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेड टर्न। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो पहली बार हमारा कब मीट किया था? तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। देखिए, अगर क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट कौन थे, तो हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। और 11 दिसंबर 1946 को दोबारा इलेक्शन होता है और वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे और HC मुखर्जी ने पहला वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रीअसेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट्स रिड्यूस्ड मेंबरशिप वाज। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा देश डिवाइड नहीं हुआ था तब हमको 389 सीट एलोकेट किया गया था, लेकिन 3 जून 1947 में यानी कि माउंटबेटन प्लान के दौरान जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान दोनों में डिवाइड हुआ था तो 389 से इंडिया में 299 सीट आ गया था। तो आंसर उसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वो कौन थे? तो जिसका आंसर होगा BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सेटअप किया गया था तो ये कौन सा मिशन के तहत हुआ था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। देखिए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ईजी है तो हो सकता है आपको ईजी लगता होगा, लेकिन आगे ऐसे बहुत क्वेश्चन में लेके आऊँगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा तो हूँ लेकिन मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन सेट ही ऐसा किया गया है। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी आप जो 1-2 घंटा इस वीडियो में दोगे तो इसमें आपको फ़ायदा ही होने वाला है, तो आपका कहीं नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, जिससे आपको ये फील होगा कि चलो कोई नहीं, 1-2 घंटा में मेरा जो इंडियन पॉलिटी है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हिच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेटअप इन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो हमारा सेटअप कब हुआ था? तो हमारा 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो हमारा जो ड्राफ्टिंग कमिटी था उसका चेयरमैन कौन थे? तो उसका चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था टोटली पूरा होने के लिए कितना दिन टाइम लगा था? तो ये देखिए, यहाँ पे आंसर लिखा है कि 3 इयर्स लगा था। एक्चुअली इसका 2 साल 11 महीने 18 दिन करेक्ट आंसर होगा, तो आप इसको 3 साल भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हमारा जो
परमानेंट थे, 11 दिसंबर को बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936 इन हुई सेशन। तो ये लखनऊ सेशन में होगा। देखिए मैंने आपको चैप्टर वाइज पूरा एमसीक्यू करवा रहा हूँ और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे कोई भी एमसीक्यू आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। मैं आपको कम्प्लीटली इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल छान के आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ। और ये जो वीडियो ख़त्म हो जाएगा ना, आप कहीं भी एमसीक्यू देख लेना, आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से ही आया हुआ है और आगे भी इसी में से ही आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता हो वो जिसका आंसर, तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि आपको वो आंसर लिखने से ना वो आपका ज़्यादा याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा तहत हमारा जो असेंबली था वो हमारा लास्ट डिसीजन पे अराइव हुआ था, तो बाई कंसेंसस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज बाय द। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ड्राफ्टिंग हुआ था, तो सबसे ज़्यादा हमने फ्यूचर्स कहाँ से लाए थे, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए ये जो एक्ट से हमने मिनिमम 75% तो लाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमको मैच करने के लिए बोला है कौन सा कमेटी को कौन हेड किया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग आंसर देख पा रहे हो, ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी को हमारा जो चेयरमैन थे वो आम्बेडकर जी थे। तो जो कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट थे उसका वल्लभ भाई पटेल थे। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे उसका जवाहरलाल नेहरू थे। और जो वर्किंग कमेटी थे उसका मुंशी जी थे। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिया है, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, फिर आप आंसर बताइए कमेंट में अगर आता होगा तो। चलो मैं आंसर बता देता हूँ। जो हमारा पहला सेंटेंस दिया है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946, बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार पटेल वी आर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए नेहरू तो थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन जिन्ना नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ये दोनों आदमी हमारा असेंबली के मेंबर नहीं थे। तीसरा तो ये गलत हो गया। तीसरा है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947, ये गलत हो गया। हमने अभी पढ़ा था 9 दिसंबर 1946 हुआ था हमारा पहला जो सेशन हुआ था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। देखिए ये हमारा कमेंसमेंट हुआ था, इस दिन से लागू हुआ था, लेकिन हमने अडोप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 से। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही है, बी सी डी ये गलत हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी वही आपको दिया है। तो पहले दिया था कि जुलाई 22 1947 को, तो आपको सभी को पता होगा कि हमने नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट जनवरी 24 1950 को तो जो हमारा नेशनल सॉन्ग वो अडोप्ट किया गया था। देखिए नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये दोनों एक ही दिन अडोप्ट हुआ था, जनवरी 24 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि जनवरी 26 1950 को। मैंने आपको अभी बताया था ये आंसर कि जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो उस दिन हमारा अडोप्ट किया गया था। तो नेक्स्ट मार्च 22 1957 में, तो आपको पता होगा कि जो नेशनल कैलेंडर हुआ था इसको हमने अडोप्ट किया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो करेक्टली मैच करने के लिए बोला है। पहले बोला है कि इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, बिल्कुल सही है। तो इंडियन नेशनल फ्लावर रोज, देखिए रोज नहीं है हमारा, आप सभी को पता है हमारा लोटस है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर है, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल बर्ड यगल, यगल भी नहीं, हमारा पिकॉक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाता है डी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो हमने अभी पढ़ा था कि 22 जुलाई 1947 को हमने अडोप्ट किया था। तो नेशनल फ्लैग को कौन डिजाइन किया था,
अगर आप लोग को पता होगा, मुझे पता है आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग को पता ही होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो हमारा पहला सेंटेंस बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। बिल्कुल सही है, हमारा डायरची इंट्रोड्यूस हुआ था और वो प्रोविंस में हुआ था, लेकिन अगर पूछेगा सेंटर में कब हुआ था तो वो 1935 एक्ट होगा। तो हमारा पहला जो 1 नंबर है वो सही है। सेकंड बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम, ये गलत है। देखिए ये जो सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम ये हमारा 1909 में यानी कि मर्ली मिंटो एक्ट में आया था, तो ये गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, बिल्कुल सही है, सेंटर और प्रोविंस के बीच में हमारा डिवोल्यूशन हुआ था, जितना भी अथॉरिटी लेजिस्लेटिव का हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसको हमने एक्सपेंड भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लाइव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे जितने भी एक्ट दिया है हम कौन से एक्ट को बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट है ये कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का मैंने एक कंप्लीट मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही मैंने कंप्लीट सीरीज लिया हूँ, प्ले स्टोर में मेरा लिंक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो पहली बार हमारा जो इलेक्शन हमने कब हमको देखने को मिला था, देखिए एक्चुअली आंसर होना चाहिए 1892, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1892 नहीं है, तो हम 1909 को ले सकते हैं। लेकिन देखिए इलेक्शन का ऊपर भी क्वेश्चन 2 प्रकार का आता है, एक होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो हमारा 1919 में देखने को मिलता है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो हमारा 1892 से शुरू होता है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्केस्ट इन द वर्ल्ड। हम कहते हैं कि सारे विश्व में हमारा जो संविधान है वो सबसे लार्जेस्ट मतलब संविधान है। तो इतना बल्कि संविधान हमने मतलब कौन से फीचर्स की वजह से हम कहते हैं, तो पहला ऑप्शन बोलता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इमरजेंसी बहुत कंट्री में है, तो इमरजेंसी की हमारा है इसलिए हम वर्ल्ड का सबसे बल्केस्ट कहेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं है। सेकंड है इट कोडिफाई द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये सही है कि मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर में जो हमारा मेंबर्स हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में उनका क्या क्या राइट्स है, क्या क्या प्रिविलेजेस है, ये काफ़ी लेंथी है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये इसके वजह से हमारा जो संविधान है वो काफ़ी बल्केस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोलता है कि इट एनुमरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड। तो ये भी होगा क्योंकि देखिए हमारे पास में आपको पता होगा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था, तो उसके तहत 5 ग्राउंड दिया गया था एक सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, और 3 ग्राउंड दिया गया था कि एक सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कि भी हमारा क्वेश्चन है, हमारा एक फीचर्स है कि हम कह सकते हैं कि इंडिया का ये जो फीचर है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है तो बल्केस्ट बनने को काम आता है। तो जो चौथा बोल रहा है कि इट कंटेंट्स नॉट ओनली ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो द रेस्ट्रिक्शंस टू प्लेस्ड ऑन देम। देखिए ऐसा नहीं है, ये फीचर्स तो बाकी बहुत सारे कंट्री में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है। तो इसकी वजह से हमारा संविधान जो है वो बल्केस्ट हम इसको भी नहीं कह सकते हैं। तो आंसर ये 2 और 3 होगा कहीं ना कहीं। तो मुझे तो लगता है कि आंसर यही है, एक बार आप लक्ष्मी देख लीजिए और आप भी कन्फर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है नॉट करेक्ट। जब भी आप आंसर करते हो आप पहले देखने कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट लिखा है या नॉट करेक्ट लिखा है। तो हम पहले बोलेंगे कि इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द असेंबली, बिल्कुल सही है। हमारा नेहरू के द्वारा वो मूव हुआ था, ये 13 दिसंबर 1946 में हुआ था।
और 22 जन 1947 में इसको हमने अडोप्ट किया था। तो ये आंसर ये सही होगा। दूसरा बोल रहा है इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटी, तो ये भी सही है, जो माइनॉरिटी थे उनके राइट्स के लिए ये आया था। तीसरा बोल रहा है इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑफ फंडल राइट्स, ये गलत है। फंडल राइट्स का ऊपर ये कोई वैसा नहीं आया था, रेजोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इट कॉल्ड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सोशलिस्ट एंड ए सेकुलर पॉलिटी, देखिए ये भी गलत है। सोशलिस्ट सेकुलर पॉलिटी आपको पता होगा ये हमारा प्रियम्बल में हमने बाद में इसको हमने अडोप्ट किया था। और मैं आपको बता दूँ 42nd अमेंडमेंट में 1976 में हमने अडोप्ट किया था। यहाँ पे सोशलिस्ट भी हमने किया था, सेकुलर भी किया था, हमने और एक चीज़ भी किया था। अगर आपको याद है तो आप इसको कमेंट में लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के साथ में इसका कोई लिंक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच, आप देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया है जो रॉन्गली मैच हुआ है। तो December 9, 1947 में वो बोल रहा है कि हमारा पहला मीटिंग हुआ था, तो ये गलत है, हमने अभी देखा था इसको। December 9, 1946 में हुआ था, ना कि 47 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि एक गलत, बाकी सब सही है। आप एक बार देख लीजिए क्या क्या आंसर है, सही होगा। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम November 26, 1949, तो इनमें से कौन कौन सा प्रोविज़न है जब हमने अडोप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमने अडोप्ट किया था। तो प्रोविजंस रिलेटिंग सिटीजनशिप बिल्कुल हमने अक्वायर किया था। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस बिल्कुल सही है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट ये भी सही है। फंडामेंटल राइट्स को हमने नहीं किया था, 26 नवंबर 1949 में हमने नहीं किया था, इसको हमने बाद में लाया था हमने। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा होना चाहिए 1, 2, 3। देखिए आंसर भी लिखा है C, 1, 2, 3 सही है। Which of the following acts gave representation to Indians for the first time in the legislature? तो जो इंडियंस को लेजिस्लेचर के अंदर पहली बार कब रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो आंसर सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए अगर बोलेगा कि वाइसराय काउंसिल में पहली बार कब दिया था, वो भी ऑफिशियल मेंबर के तहत, तो आप बोल सकते हो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और जो हमारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो हमारा पहला लॉ ऑफिसर भी हुए बने थे और पहला हमारा ऑफिशियल मेंबर भी बने थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमारा लेजिस्लेचर में, तो आंसर होना चाहिए 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय, तो जो ब्रिटिश क्राउन है इंडिया को, वो कौन सी एक्ट के तहत खुद का अधीन ले लिया, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए 1773 से लेके 1858 तक इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था, और 1858 से लेके 1947 तक इंडिया को ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला बोल रहा है कि जो हमारा संविधान है वो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या सही है? बिल्कुल गलत है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो ब्रिटेन का है, ब्रिटिश का है, हमारा तो भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक यूएस है। दूसरा बोल रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो हमारा संविधान है इसमें 75% फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड ए सेक्युलर स्टेट, मीनिंग इसका मतलब क्या होता है कि हमने भी बात किया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने सेक्युलर टर्म को अडॉप्ट किया था। तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए इसका जो मीनिंग होगा वो क्या क्या बोल रहा है कि दो स्टेट्स ट्रीट और रिलीजियस इक्वली, बिल्कुल सही है। जो हमारा स्टेट है वो सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करेगा। दूसरा क्या बोल रहा है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल, सभी को अलाउ करेंगे, उनका जो फेथ है वो कौन से भगवान को पूजा करेंगे और उनका जो वर्शिप है वो सभी को अलाउ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मतलब हिंदू को ही मतलब राम जी को पूजा करेगा, वो मुस्लिम जो क्रिश्चियन वो नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम भी बन सकता है, मुस्लिम हिंदू भी बन सकता है, और आप कौन से भगवान को पूजा कर रहे हो ये आपके ऊपर फुल लिबर्टी दिया गया है। तीसरा बोल रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सप्रेशन आर फ्री टू इम्पैक्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखिए ये गलत है, आप देख लीजिए लक्ष्मीकांत में क्राइटेरिया है
कि हमारा जो संविधान को हमने अडॉप्ट किया था सेकुलर के तहत, इसका मीनिंग क्या है, इसमें लिखा गया है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं है, ये गलत है, या तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो चौथा बोल रहा है द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये बिल्कुल सही है। तो जब हमारा कोई भी एम्प्लॉयमेंट होता है ना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे रिलीजन के मामला में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो हिंदू है वो सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम भरेंगे और जो मुस्लिम है वो नहीं भर सकते हैं, या जो मुस्लिम है वही सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम भरेंगे, जो क्रिश्चियन वो नहीं भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो संविधान है वो सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करता है, कि तुम सारे को इक्वली अपॉर्चुनिटी देता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम considered by the British government through indirectly which with reservation in the। तो जो पहली बार बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ब्रिटिश ने कब माना था, कब इसने स्वीकार किया था देने के लिए, तो आंसर होगा अगस्त ऑफर। तो जो अगस्त ऑफर 1940 में ये हमारा पहली बार सब ब्रिटिश लोगों ने बोला था कि आपको देंगे, आपको बना के देंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया था क्योंकि इंडिया को चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। तो हमने क्या अडॉप्ट किया था, सभी को पता होगा, हम 4 लाइन्स अडॉप्ट किया था, अभी 3 इसमें विजिबल है, एक विजिबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारा कब बना था। देखिए जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे आंसर आपका गलत दिया है, ये आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा। सी में हमारा वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना था, तो ये गलत लिखा है यहाँ पे, आप इसको करेक्शन कर दीजिए, आंसर होगा ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833। तो हमारा पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन बने थे, अगर आप लोग को पता होगा तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है वो हमारे संविधान के फादर के रूप से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Mr. Attlee, Prime Minister of England, announce the transfer of power to the Indians। तो हमने सभी पढ़ा है कि जो 30 एटली जी ने जो उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 20 फरवरी 1947 में, उस कॉन्फ्रेंस में एटली जी ने बोला था कि इंडिया को हम 30 जून 1948 तक पूरी तरह से रिलीज कर देंगे। तो डेट याद जरूरत नहीं है, आप इतने रख लीजिए कि जून 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो प्रियम्बल हमने किसने प्रपोज किया था, हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रियम्बल है वो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस है। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको नेहरू जी ने पास किया था। तो उनको मूव कब किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था। तो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया था, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में लिख लीजिए, पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको अभी 10 मिनट पहले ही बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो पहला बोल रहा है कि इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है, हमने कई सारे संविधान से हमने कुछ फीचर्स लिया है, तो कम्प्लीटली तो बेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी गलत है। देखिए हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने नियर टू 75% फीचर्स लाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ओनली लिखा है ओनली, ये गलत हो गया। ये ओनली नहीं है, हम बाकी बहुत सारे जैसे कि रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटिश हो गया, हमने कई सारे से लिया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है, बहुत सारे संविधान का एक मिक्सचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इट इज़ ओरिजिनल। देखिए ये ओरिजिनल नहीं है, ये हमारा एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने पढ़ा था भी कि डायर चलाया गया था। सेकंड बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने अभी पढ़ा कि इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुआ था, जितना भी प्रोविंस है सभी को ऑटोनॉमी दिया गया था। नेक्स्ट बोल रहा है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, तो इसमें हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, मुस्लिम लीग को दिया गया था। नेक्स्ट बोल रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान, इसका अंडर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बना था, तो आंसर उसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन द पैटर्न ऑफ। तो जो अमेंडमेंट प्रोसीजर हम कहाँ से लाए थे, तो हम लाए थे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन, हमारा पहला कहाँ पे हुआ था, हमारा दिल्ली में हुआ था। तो जो पाकिस्तान का जो पहला असेंबली हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर किसी को पता है तो ये भी आंसर में कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी आजकल इंडिया पीसीएस में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कमेटी था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका चेयरमैन कौन थे? इसका चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप एक लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ये जो हमारा आगे जो भी सीरीज आएगा, इंडियन पॉलिटी तो अभी चल रहा है, आगे नेशनल मूवमेंट आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, एंशिएंट आएगा, मीडिएवल आएगा, तो सारे एमसीक्यू आपको यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो जिससे कहीं ना कहीं अगर आप एएसयू की तैयारी कर रही हो या एनडीए की तैयारी कर रही हो, तो इसमें क्या है ना, आपका तो कंप्लीट हो ही जाएगा। या अगर आप स्टेट पीएससीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो प्रीलिम्स पार्ट है वो आपको यहाँ से ही कवर होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको मैराथन चाहिए, वो भी कम्प्लीटली एमसीक्यू, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर इसी हफ्ता उसको लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा मेंबर कौन नहीं थे? तो जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोबर मेंबर नहीं थे। इसके साथ में मैंने बताया था आपको भी कि जो जिन्ना थे और गांधी जी थे वो भी मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फ्यूचर्स इंडियन फेडरल स्टेट। तो जो फेडरल स्टेट है इसका रिगार्डिंग कौन सा हमारा करेक्ट है? तो पहला बोल रहा है तो पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन। बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पावर को क्लियर कट उसको भी लेड डाउन किया गया है, उसको डिवाइड कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड बोल रहा है इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल गलत है, हमने अभी पढ़ा था ये कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक यूएस है। तो जो अनरिटन है वो ब्रिटेन में देखने को मिलता है भाई, हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो जो हमारा पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन बने थे? तो वो नेहरू बने थे। तो बता दूँ आपको, जो नेहरू जी थे वो पहला प्राइम मिनिस्टर भी थे और पहला हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर होम एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एडवाइजरी जो हमारा थे संविधान का असेंबली के, हमारा BN राव जी थे, तो ज़रूर उनका अंडर में ही बनेगा। तो आंसर इसका डी होगा, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है? देखिए, हमारा कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने अडॉप्ट किया था 86th अमेंडमेंट 2002 में। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा ड्यूटी है। तो इसका आंसर होगा टू डिफेंड द कंट्री अंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये हमारा 8 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखिए, जो अगर क्वेश्चन बोलता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा कमेटी के तहत बनाया गया था, आप लिखोगे सोरेन सिंह कमेटी, इसको भी याद कर लीजिए। और आज की डेट में कुल मिला के हमारे पास में 11 फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग ऑन ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रेस्पॉन्स टू द, ये हमारा साइमन कमीशन। जो हमारा साइमन कमीशन पहली बार आया था, आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में संविधान को रिफॉर्म करने के लिए एक कमीशन बैठाया गया। उसमें बताया गया था कि अगले 10 साल के अंदर हमें कमीशन लाएंगे। तो 10 साल तो नहीं, वैसे 1928 में ही आ गया था साइमन कमीशन, और ये पहली बार मुंबई में आया था। देखिए, क्वेश्चन इसमें घुमाता है, साइमन कमीशन अगर पूछता है फॉर्म कब हुआ था तो 1927 में हुआ था, लेकिन अगर बोलता है कि इंडिया कब आया था तो 1928 में आया था और ये बॉम्बे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज ABCD इन द ईयर 1950। तो 1950 में हमारा इंडिया को ABCD 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो इसके तहत वो बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, जो A कैटेगरी था, जितना हमारा गवर्नर प्रोविंस था वो सारे आते थे A कैटेगरी में, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो आते थे B कैटेगरी में,
और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वो आते थे सी कैटेगरी में, और ये जो अंडमान निकोबार एरिया है ना वो आता था डी कैटेगरी में। तो ये तो मैंने बता दिया, एक आप देख लीजिए, आपको उस पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा, द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो क्या बोल रहा है वो, द राज्य प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी। मैं बोला था आपको जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो हमारा कैटेगरी बी के हेड थे। फिर क्या बोल रहे हैं, द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी। तो देखिए डी भी थे, लेकिन डी पर्टिकुलरली डिफाइन करता है जो हमारा अंडमान निकोबार एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमुलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज, किस लिए। देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारा 1929 में हमने पहली बार हमारा जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा था, तो ब्रिटिश दिया नहीं था, तो हमने सेलिब्रेट कर दिया था। तो इसी के तहत हमने 26 जन 1950 को मानते हैं हमने, जबकि हमारा 24 जनवरी को हमारा टोटल सेशन कंप्लीट हो गया था, फिर भी हमने 2 दिन वेट किया था। इसीलिए कि जो 26 जान है ना, ये हमारा एक मेमोरी बन के रह जाएगा, ताकि हमारा जो 1929 में भी इसी दिन हमारा फ्लैग हमने उसको होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो ये पहली बार कौन दिया था, तो आप सभी को पता होगा एम.एन. रॉय ने दिया था कि पहली बार इंडिया को चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चाहिए, और ईयर होगा 1934 में दिया था। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ओयर, तो ये केथ है ना इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। तो सभी को पता होगा 1946 में इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त में। तो उस इलेक्शन के तहत जो हमारे इलेक्टेड मेंबर थे उनके द्वारा चुना गया था ये प्रोविंशियल असेंबली, और उसमें से ही बंदे आए थे पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आर ट्रू। तो कौन कौन सा सही है बोल रहे हैं वो पहला बोल रहा है कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज। बिल्कुल गलत है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था वो हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज से बेस्ड था। नेक्स्ट बोल रहा है, सॉरी ये गलत बोल रहा है, बोला कौन कौन सा हमारा ट्रू है। तो जो हमारा ये बोल दिया अभी, तो अभी जो बता दिया इसने कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, ये गलत है, क्योंकि हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर ही बेस्ड था। नेक्स्ट बोल रहे हैं, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्शन नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है। तीसरा बोल रहा है इट वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल सही है। चौथा बोल रहा है इट टू वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, हमने अभी पढ़ा है इसके अंदर बहुत माइनर कमेटी था, बहुत मेजर कमेटी था। तो अभी 8 मेजर कमेटी था, आपने सभी को बताया था अभी। तो जिसके अंदर बड़ा कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त 1947 में फॉर्म हुआ था, जिसका चेयरमैन भी थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये तीसरा और चौथा सही आंसर है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कौन मेंबर नहीं था असेंबली के, जब हमारा 1946 जुलाई में जब हमारा बना था। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों नहीं थे, ये दोनों मेन लीडर थे, तो इनका नाम तो भूलना ही नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है इंडिया बिकेम ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कब बना था। तो जनवरी 26, 1950 को जो हमारा कमेंसमेंट हुआ था उसी दिन बना था। बाकी जो सेकुलर और सोशलिस्ट है उसको हमने अडॉप्ट किया था 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। तो देखिए ये जो 42nd अमेंडमेंट है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल। तो सभी को पता होगा 1919 में हमने लाया था बाइकैमरल लाया था हमने सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड ए पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ईजी है। ये बोल रहा है कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था कि पॉपुलर एलिमेंट कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 1909 एक्ट में, मोर्लिमिंटो एक्ट में, जो हमारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनको इलेक्ट किया गया था एज ए लॉ मेंबर। बात से भी लॉ मेंबर नहीं है, इंडिया का पहला ऑफिशियल मेंबर भी थे। तो आंसर आपका होगा 1909 एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेस्टिट्यूटरी पावर इन द, ये जो हमारा अभी रेस्टिट्यूटरी पावर है आज की डेट में, देखिए आज की डेट में ये जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास है, लेकिन उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था ये उसके पास रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो 1935 में कौन सा इसका फ्यूचर्स नहीं है। पहला बोल रहे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहे डायरची एट द सेंटर, ये भी सही है। देखिए डायरची 1919 में प्रोविंस में लाया गया था, लेकिन सेंटर में लाया गया था 1935 में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहे बाई कैमरल, देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारा 1919 में लाया गया था, 1935 में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये भी सही है। ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए एक प्रपोजल दिया गया था, हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि जो प्रिंस स्टेट्स है उन्होंने एग्री नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, तो हमने अभी पढ़ा है जो ऑल इंडिया फेडरेशन वही था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की पहली बार बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें हुआ था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटी, तो हमें मिला गया था, तो ये आंसर यही होगा, आंसर सी। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला हमारा टॉपिक था तो मैंने उसको कवर कर दिया हूँ, और मैं डेली ऐसे एक टॉपिक लेकर आऊँगा, और आपका 4-5 लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपका टोटली जो लक्ष्मीकांत है 6th एडिशन का मैं उसको कवर कर दूँगा। तो ये हमारा पहला वीडियो था, तो मुझे जानना था कि हमारा वीडियो का रेस्पॉन्स क्या जा रहा है, बंदेश में कितने लड़के उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितने को ये अच्छा लगता है। मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक करेगा तो मैं आगे की जो वीडियो है मैं एक ही बार में, मैं पूरे के पूरे सेशन में एक ही बार में सेशन को ख़त्म कर दूंगा। और आप कमेंट में बताइए कि आपको इसी तरह वीडियो MCQ और कौन सी सब्जेक्ट चाहिए। अगर वैसे भी मैं अभी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री में लेके आने वाला हूँ, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे कंप्लीट MCQ चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पहले प्रेफरेंस दूंगा। तो आप अगर ये 60 क्वेश्चन में अभी रिवाइज कर दिया हूँ, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है तो वीडियो को आप रिवर्स कीजिए, उसको दोबारा बढ़िया से देखिए। तो देखिए ये आपका जो 2-3 वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप चैनल में जुड़े रहिए, मैं आपकी कंप्लीट लक्ष्मीकांत को ख़त्म कर दूंगा। और आप देखना कि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखना, पिछले 10 साल की, चाहे वो कोई भी PCS हो, चाहे वो CDS हो, NDA हो, चाहे BPSC हो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी के संग में इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।